नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। कोरोना का संकट फिर एक बार उठ खड़ा हुआ है। नागपुर समेत देश भर में तीसरी लहर शुरू है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नागपुर और विदर्भ में भी तेज़ी से संक्रमण के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोरोना की ये तीसरी लहर और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है या इसका प्रभाव समाज में, देश में किस तरीके से रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। आप पूर्व उप प्रमुख रहे हैं आईसीएमआर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है सर कि ओमिक्रॉन को लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है और जो तीसरी लहर चल रही है उसको लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमको दो चार चीजें ये ओमिक्रॉन के बारे में समझना पड़ेगा। ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में पहली बार रिपोर्ट हुआ। वो जो एरिया में उन्होंने रिपोर्ट किया, उस एरिया में से इतना तेजी से वो फैलते गया कि सब लोगों को पहले डर लगने लगा, क्या ये खतरनाक किस्म का वेरिएंट है। लेकिन ये हमारी तकदीर अच्छी है कि ये खतरनाक किस्म का वेरिएंट है, ऐसे लगता नहीं है। ये भले फैलता बहुत तेजी से है। आपको याद होगा सेकेंड वेव के टाइम पे डेल्टा वेरिएंट था, और डेल्टा में जिस तेजी से डेल्टा फैल रहा था, उस तेजी से भी कई गुना ज्यादा, तकरीबन 3 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है दूसरे लोगों को बीमारी लगाने की। तो इसका मायना ये होगा कि बहुत सारे लोगों को जल्द से जल्द, कम से कम समय के अंदर ये विषाणु जो है उनके शरीर में जाएगा। वो जब शरीर में जाता है तो सबको दूसरा डर ये होता है कि क्या इससे फिर वो जो पुराना सिलसिला था डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे, बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा और उसके बाद में उनकी मौत होने का डर बहुत बढ़ जाएगा। फिर वही ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो जाएगी, क्या क्या किसी को रेमडेसिविर लगेगा क्या। लेकिन हमारी तकदीर अच्छी है कि ये जो विषाणु है, ये विषाणु माइल्ड बीमारी करता है और सीवियर कोविड डिसीज या हॉस्पिटलाइजेशन ये कई गुना कम है डेल्टा के हिसाब से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हमको ये समझना है कि इससे मौत होने की आशंका भी बहुत कम है डेल्टा के मुकाबले में। तो ये दोनों फायदे हैं कि ये जो है, ये या तो हमको जल्दी हॉस्पिटलाइज नहीं करने देगा, ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज तो होने वाले नहीं है, लेकिन तो उसके साथ में ही मौत की जो डर होता है मौत का, वो भी कम रहेगा। लेकिन हमको एक याद रखना पड़ता है कि ये किन लोगों में हमको अच्छा दिखाई देता है। जो लोगों को 2 डोज ये वैक्सीन के मिल चुके हैं, उन लोगों को मौत का खतरा नहीं के बराबर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में होता है। तो इसका एक दूसरा मायना हमको समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है, उन लोगों ने जल्द से जल्द जाके दूसरा डोज लेने की कोशिश करना है, क्योंकि दूसरा डोज लेने के बाद में आपको तकरीबन 3 हफ्ते का, 2 से 3 हफ्ते का समय देना पड़ेगा कि ये जो डोज गया है उससे मेरी प्रतिकार शक्ति ज्यादा जागरूक हो जाए और इसके खिलाफ लड़ पाएगी। तो हमको एक समझना है कि 2 डोज हमको कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने नहीं लिया है, उन लोगों ने एक भी वैक्सीन नहीं ली है, उन्होंने पहला डोज भी जल्द से जल्द देना है, ये उनके लिए अच्छा होता है। ये समझना है ओमिक्रॉन ना, इससे ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है या मौत का डर नहीं है, तो मैं क्यों डरूं, इसकी वजह से मैं वैक्सीन लेने नहीं जाऊंगा, ये सोचना शायद गलत रहेगा। तो सब लोगों ने उसके उसके लिए वैक्सीन लेने की कोशिश करना है। ये संख्या के हिसाब से अगर आपने देखा तो इसकी संख्या हर रोज बहुत ज्यादा लोगों को बीमारी लग रही है ऐसे दिखेगा। घर में अगर एक मरीज दिखा तो उसके साथ में हमको ये भी दिखाई देगा कि घर में के 2-4 लोगों को और ये बीमारी लग चुकी है। ये उसी समय हमको पता चलने का भी चांस बहुत ज्यादा रहने वाला है। लेकिन हम संख्या से डरना नहीं है। जब तक आपने 2 डोज वैक्सीन के लिए हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके मामूली लक्षण होते हैं,
वो लक्षण जो होते हैं वो उसके लिए दवा लेना है, ये वो भी मामूली दवा है, वो कोई बड़ी दवाइयां देने की जरूरत नहीं आएगी। तो ये जो चीज अगर हम पालें तो शायद ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो सेकेंड वेव के टाइम पे तहलका मचा था, जी ऐसा मचने का चांस काफी कम रहेगा। जी, आपने डर की बात की सर। अभी कल ही महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 1 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी कल तक जितने लोगों की डेथ हुई है हमारे महाराष्ट्र में, उनमें से 68% ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज जिन्हें नहीं लगी हुई थी। तो ये कितना बड़ा घातक हो जाता है। ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट भी जिसके लक्षण बहुत सामान्य हैं, जो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए। देखिए, इसके भी अच्छे स्टडीज हो चुके हैं जी कि ओमिक्रॉन जो हमको माइल्ड बीमारी लगती है, ज्यादा इसके सौम्य लक्षण होते हैं ऐसे लगता है, तो कई साइंटिस्ट के मन में ये भी विचार आया कि क्या ये लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने वैक्सीन ली है और उसकी वजह से कम है, या विषाणु की वजह से ही, विषाणु में ही ऐसा कुछ बदलाव आया है जी कि जिसकी वजह से ये लक्षण जो होते हैं ये लक्षण कम रहेंगे। तो जब इसकी इसकी तहकीकात की गई तो उसमें यह पता चला कि विषाणु जो है वो विषाणु की तीव्रता ये तकरीबन जो सीरियस इलनेस बनाने की जो ताकत होती है विषाणु की, जी उसको 25% से वो कम करती है। जी इसका दूसरा मायना क्या है, अगर मुझे 25% से ज्यादा, अगर मुझे वो चांस कम करना है तो मुझे वैक्सीन लेना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन का और वैक्सीन और ये विषाणु के बदलाव जो हुए हैं, ये दोनों की वजह से ये विषाणु की बीमारी लगने के बाद में भी जान बचने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों साथ में आना बहुत जरूरी है। लोगों ने इसलिए वैक्सीन लेना है, क्योंकि सारी दुनिया में अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों की मौत हो रही है, वो जो मौत हुए वाले लोगों में अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, जिन्होंने सिर्फ एक डोज लिया है, ऐसे किस्म के लोगों में मौत होने का चांस ज्यादा है ओमिक्रॉन में भी। तो वो हमको करने नहीं देना है। अपने हाथ में जो है 2 डोज वैक्सीन के लेना, ये सबसे पहले लोगों ने खुद को करवा लेना है, क्योंकि उससे ही हमारी जान बच जाएगी। जी सर, क्या ये संभव है कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है? वो संक्रमण के मामले वो तेजी से फैला रहा है, इस बीच में कहीं डेल्टा की भी अपनी मौजूदगी हो और डेल्टा भी रीएक्टिवेट हुआ हो और वो भी आने वाले समय में घातक रूप अख्तियार करके दिखा सकता है और लोगों को गंभीर तौर से बीमार कर सकता है? क्योंकि आप डेल्टा से ग्रसित हैं या ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी है, पर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग भी बंद होती जा रही है। तो क्या ये संभव है कि डेल्टा भी एग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है? नहीं, देखिए, जब क्या होता है, ये जो विषाणु है, जी ये विषाणु के ऐसे समझ लीजिए एक रेस है, जी कि जैसे हम दौड़ लगाते हैं ना, सब लोगों को बताया गया, एक उसमें डेल्टा वाला भी 25 लोग थे, जी 25 लोग जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले लाइन पे खड़े हैं। जी उनको बोला गया है कि आपको जाके भागना है, और वो जो सामने झोपड़ियां दिख रहे हैं अलग अलग, हर एक ने एक एक झोपड़ी के अंदर जाना है। तो क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है, सबसे ज्यादा जल्दी से फैल सकता है, वो सबसे पहले वो शरीर उन झोपड़ियों में जा पाएगा। इसका मायना क्या है, थोड़े समय आपको ऐसे दिखेगा कि पुराना डेल्टा वेरिएंट जो है वो भाग रहा है और कुछ लोगों को बीमारी दे रहा है, लेकिन जैसा समय जाते जाएगा, और वो समय शायद अभी निकल चुका है, अभी जी आपको क्या दिखेगा, ज्यादातर केसेस जो हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हो रहे हैं। अब जी इसके लिए सबूत क्या है, लोग जी बोलेंगे इसको आप क्या सबूत बोलेंगे। तो आपने अभी भी अगर देखा होगा, अभी जैसे बड़े शहरों के अंदर जो भी लहर हो रही है उसमें हर रोज लोगों को बीमारी लगे वाले लोगों की संख्या अगर हम गिने तो काफी ज्यादा दिखती है। जी नहीं, इतनी ज्यादा रहते हुए भी आप अभी अस्पतालों में पूछे, आपको एक पता चलता है कि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। जी लोगों को इंटेंसिव केयर में रखने के लिए उतनी तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं।
आपको ये दिखता है उनको ऑक्सीजन की लगाने की भी जरूरत उतनी नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा है? जी अगर डेल्टा रहता था तो ये पुराना सेकंड वेव के वैसा वही हिसाब हमको दिखता था, जी लेकिन वो नहीं है। इसलिए ये ओमिक्रॉन का जो विषाणु है उसकी वजह से ज्यादा तादाद में लोगों को बीमारी लग रही है। तो मेरे हिसाब से डेल्टा का डर नहीं है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। जी आज भी ऐसे बोले जाता है कि तकरीबन 15% लोगों को डेल्टा की वजह से आज भी बीमारी लगती होगी। जी लेकिन क्या ये फिगर सही होगी, या कुछ अलग अलग लोग जो फिगर बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है अभी भी डेल्टा ज्यादा होता है, ये फिगर सही होगी? ये मुझे दोनों फिगर्स पे भरोसा नहीं है। जी इसका मुख्य कारण ये है कि हम ओमिक्रॉन आया क्या ये देखने के लिए जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग किए, जी उसमें हमारे रूल्स क्या थे कि हम जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है जी वो अगर पॉजिटिव आया तो उसको मैं देख लूंगा, उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करूंगा। इसका मायना क्या हुआ? जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा हमारे समाज में क्या हो रहा है इसको तो बराबर वो बता नहीं पाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो हम सैंपल्स ले रहे हैं वो हर जगह से तो ले नहीं पाते हैं। या समझो 10 सैंपल लिए हैं, उनमें से एक सैंपल में बार बार जीनोमिक सीक्वेंस उनको दूंगा, ये भी हिसाब हम नहीं कर सकते, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग को तकरीबन 3 दिन का टाइम लगता है एक जी सैंपल टेस्ट करने को। उसकी कीमत तकरीबन 6 से 7 हजार रुपया पड़ती है। अब इतना करने की हमें ताकत नहीं है और वो करने की जरूरत भी नहीं है। अभी ये सेफली समझना है कि अभी ओमिक्रॉन डोमिनेट कर रहा है, किया है, और इसके आगे वो 100% लोगों को ओमिक्रॉन ही दिखेगा जिसको बीमारी हो चुकी है। आपने अगर देखा तो 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में जब दिखा तो उस टाइम पे इंग्लैंड में किसी को भी ओमिक्रॉन होता है ये दिखाई नहीं दे रहा था। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, जी फिर भी तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर 100% लोगों को जिनको भी ये नए सिरे से इन्फेक्शन हो रहा था उनको अगर उन्होंने जांच किया तो 100% लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा था। अब अगर उधर ऐसी हालत थी तो मेरे देश में ही डेल्टा ही बढ़ते जाएगा, ऐसे सोचना गलत रहेगा। मेरे देश में भी वही पैटर्न दिखने वाला है। यहाँ भी ओमिक्रॉन अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है, ये दिखाई देगा। और उसकी वजह से घर के घर पॉजिटिव आ रहे हैं, ये हमको दिखाई देना शुरू हो चुका है और वो दिखता है। जी सर, क्या ओमिक्रॉन को लेके नई नई रिसर्च और उसके आंकड़े और तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। अभी हाल ही में आईसीएमआर के महामारी विज्ञान संस्थान के सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं जयप्रकाश मुलियल ने कहा कि ओमिक्रॉन सबको ही होगा। आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो उनका बयान है ये कितना हद तक सही है, और ये क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट सबको ही होगा? देखिए, अगर 100 लोगों का गांव है, जी 100 के 100 बाहर आके खड़े हैं, हाँ, और वो उसको आमंत्रण दे रहे हैं वो इन्फेक्शन, तो ये तो तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, 100 के 100 लोगों को हो जाएगा। जी लेकिन आप दूसरा एक पिक्चर देखते हैं, अभी क्या होता है कि 100 में से 25 एक लोग बाहर फिर रहे हैं। जी बाकी समझ लीजिए, अब ये उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, जी बाकी 25 एक लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हैं, डर गए हैं, वो घर के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। और जो बचे वाले जो लोग हैं ना, वो आज नहीं निकले हैं, कल निकलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे एक हो जाएगा कि जो लोग उसको बाहर दिख रहे हैं, जो जिनके घर में मरीज आ चुका है, उनके घरों में ये बीमारी फैले हुए दिखेगी। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि वो अगर हर एक के शरीर के अंदर जितने भी उसको मिलते हैं, समझ लीजिए 100 में से 60 या 70 लोगों के शरीर के अंदर ये विषाणु ऑलरेडी जा चुका है, जी तो अब उसको नया आदमी, नया शरीर ढूंढने के लिए उसको तकलीफ होना शुरू होता है, जी क्योंकि वो सामने वाला जो आदमी है उसके शरीर में वो पहले ही जा चुका होगा, तो उसके शरीर में वो फिर जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिकार शक्ति उसके पास होती है। तो जी ये कहना कि 100% लोगों को बीमारी लग पाएगी, क्या लग पाती है,
जी। लेकिन 100% लोगों को बीमारी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जो लोग ये जो 1 महीने का या 1.5 महीने का समय रहेगा जिसमें बहुत तेजी से ये फैल रहा है, जी। वो खुद को अगर एक्सपोज न होने के लिए वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बराबर बर्ताव करे, तो उन लोगों को लगने से अगर वो 1.5-2 महीना बच गए, तो उसके बाद में समाज के अंदर जो ये विषाणु जिंदा फैलता हुआ दिखना है, वो दिखने की संख्या इतनी कम हो जाती है कि उसकी वजह से सबको बीमारी लगने की उसको जरूरी नहीं पड़ेगी। जो बच चुके हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि समझ लीजिए मैं एक गांव के अंदर समझो ओमिक्रॉन आया है, और वो गांव में के 10 सदस्य जो है वो बाहर दूसरे गांव में गए हुए हैं। जी। अब ये 10 सदस्य अगर 1 महीने के अंदर ना आए और वो महीना होने के बाद में वो 10 लोग आए, तो उनको बीमारी होने का डर रहेगा क्या? उनको बीमारी होने का डर नहीं रहेगा। तो कितने लोगों को हो पाएगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन थियरी वाइज ये सबको हो पाएगा क्या? सबको हो पाएगा, क्योंकि इसको पुराना डेल्टा का इन्फेक्शन हुआ हो या पुराना दूसरा कोई वेरिएंट फर्स्ट वेव में था उसका भी इन्फेक्शन हुआ हो, तो भी अपनी प्रतिकार शक्ति ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होने को रोक नहीं सकती। जी। हमने वैक्सीन 2 डोज भी लिया हो, तो भी 2 डोज लेने के बाद में इन्फेक्शन होने से हम रोक नहीं सकते। ये जी। इन्फेक्शन सीरियस होने से हम 100% रोक सकते हैं। तो हमको सबको समझना है कि इसका सबको बीमारी लगने का चांस ये हर इंसान में है, जी। लेकिन उसको रोकने की ताकत आप और मेरे में है। जितना हो सके वो कोशिश करते रहना है, और ये जो 1-1.5 महीना रहेगा आगे का, उसमें हमको संभल के रहना है। आने वाले 1-1.5 महीने पर एक चीज़ सर देखने को ये भी मिल रही है कि जब से ये बातें निकल के सामने आई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो छूटता हुआ दिखाई दे रहा है और एक किस्म से डर नहीं है। तो आपका क्या सजेशन है, आपका क्या कहना रहेगा इस पर कि अब भी कोविड को लेके अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ज़रूरी है या किन लोगों को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है? नहीं, एक चीज हमको समझना है। अब हमको एक चीज मालूम है ना, कि ये ओमिक्रॉन होने के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा या मौत नहीं होगी। जी। लेकिन इसका मायना है ओमिक्रॉन अगर किसी को भी हुआ तो वो अच्छी न्यूज होगी, ऐसे समझना गलत है। क्योंकि आपको एक समझना है कि ये जो कोविड-19 का जो विषाणु है, ये सार्स कॉव 2 ही है। ये जो जी। पुराना विषाणु था ये स्वरूप बदल के थोड़ा सा आया है। ये होने के बाद में कई लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है। जी। भले आपको बीमारी में लक्षण न दिखाई दे, लेकिन आगे चल के उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने का डर होता है। दूसरा, आपने कोविड में देखा था कि जो डेल्टा में जो वेरिएंट्स में हमने देखा कि समझो मुझे अगर समझो डेल्टा की ये बीमारी लग गई, जी। लगने के बाद में क्या होता था, या कोई भी कोविड के वेरिएंट की लगती, तो लगने के बाद में अगर समझो मेरी उम्र 50 साल की थी और मुझे डायबिटीज नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप को 60 साल के होने के बाद में डायबिटीज हुआ था, तो इसका मायना मेरे को भी डायबिटीज होने का चांस 60 साल की उम्र के नजदीक जाऊंगा, तो वो तो चांस रहना था। लेकिन कोविड हो गया तो भले मेरी उम्र 50 साल होगी, लेकिन मुझे उसकी दिक्कत होती थी कि मुझे डायबिटीज की बीमारी पहले ही लग जाए। बहुत लोगों को ये भी दिखना पड़ा कि हमको ये भी समझ में आया कि उसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापन आना कोविड होने के बाद में ये जी। भी दिखाई देना शुरू हो गया। यानी ये सिर्फ 2 साल पुरानी बीमारी है। ये बीमारी होने के बाद में लंबे समय के अंदर उसकी वजह से क्या तकलीफ होगी ये हमको मालूम नहीं है। जी। अगर हमको ये विषाणु इतना खतरनाक है ये मालूम है, तो मेरे शरीर के अंदर उसको घर करने देने का मौका मैंने देना, वो भले उसमें मैं मरूंगा नहीं, लेकिन वो मौका देना ये भी तो गलत रहेगा। जी। यानी चोरी हो जाए, लेकिन छोटी चोरी हो जाए, उसके लिए मैंने चोर को घर के अंदर लाने देने की इच्छा करना ये गलत रहेगा।
अगर चोरी चोरी की वजह से मेरा पूरा घर लूटे जाएगा नहीं, या वो लोगों को मार डालेगा नहीं मेरे मेरे घर में के, ये ही होएगा तो ही ऐसे ही लोगों को मैंने रोकना है, चोरों को। और जो छोटा चोर आएगा, वो कुछ थोड़ी चोरी करेगा, उसको आने देना है, ये सोचना शायद बराबर नहीं रहेगा। जी। तो सर, ये हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर अभी दिखाई दे रही है। क्या और भी भविष्य में लहरें आएंगी और नए नए वेरिएंट से समाज का और देश का सामना होगा? नहीं, देख, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अभी जिस ढंग से अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये कहना गलत रहेगा कि अगला वेरिएंट आएगा ही नहीं, या आगे चल के वेरिएंट्स ही आना है। दोनों चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंटली बोलना गलत रहेगा। जी। लेकिन हमको एक चीज पक्की मालूम है कि एक बार नया वेरिएंट आ गया तो हमको 6 से 8 महीने का समय मिलता है। उसके बाद में दूसरा नया वेरिएंट आने का चांस वो उतना ही रह सकेगा। लेकिन ये 6 से 8 महीने के अंदर एक साइंस की उपलब्धि शायद सबको मिल जाएगी। ये कोरोना की जो वैक्सीन है, ये अभी जो वैक्सीन हम ले रहे हैं, ये पुराने वुहान वायरस के ऊपर की थी। जी। लेकिन जो साइंटिस्ट है, वो इस किस्म की कोरोना वायरस की वैक्सीन निकालना चाह रहे हैं कि कोई भी कोरोना वायरस, भले ये कोविड वाला नहीं और कोई कोरोना वायरस होगा, उसके खिलाफ ही ये उसको लोगों रोकने में कामयाब होगी। ऐसी एक वैक्सीन ढूंढने का ये जो कोशिश है बहुत ज्यादा हो रही है अभी इस समय। आपने अगर कहीं सुना होगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्या कि आप जब देखते हैं ना कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं कोई भी चीज, या मोबाइल के ऊपर, आप कौन से वेबसाइट पे जाने वाले हैं, आपको कहाँ क्या देख सकते हैं आप, ये उसकी पूरी मेमोरी डेवलप हो जाती है। और वो आप कुछ भी लिखे तो वो उसी जगह पे, ऐसी जगहों पे ही लेके जाने की कोशिश करता है। जी। जब ये ऐसी बात, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नए कौन से वेरिएंट्स आ सकते हैं, इनका अंदाज बांधा जा रहा है। और शायद अगले 6 से 8 महीने में ये अंदाज के आधार के ऊपर कोई नई पैन कोरोना वैक्सीन, यानी कोई भी कोरोना का विषाणु रहे, जी। जो आज है या ना रहे, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए ऐसे किस्म की वैक्सीन निकालने की जो होड़ लगी है, उसमें शायद अगले 6-8 महीने में वो साइंटिस्ट सब सक्सेसफुल होंगे। ऐसा समझना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। और जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो ये भी हम समझ सकते हैं कि कोरोना के ऊपर में मात पा ली जा चुकी है। पर ये कोरोना संक्रमण तो अब हमारे साथ में या सृष्टि में हमेशा रहेगा। जैसे पूर्व के जो संक्रमण थे वो अभी भी मौजूद हैं, उनके मामले कम हैं, उनकी सीवियरिटी कम हो गई है, उसी तरीके का कोरोना संक्रमण भी रहेगा ये। नहीं, वो रहने का चांस तो उतना ही ज्यादा है। ये अभी क्या है कि जैसे हम जंगल तोड़ते जा रहे हैं, जी। अलग अलग जानवर जो होते हैं, जानवरों में भी बीमारियां हैं, अलग अलग विषाणु होते हैं। जैसे वो जानवर इंसानों के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम आप जंगल तोड़ दे रहे हैं, उनके नजदीक अपने घर बन रहे हैं, तो उनमें का कोई विषाणु हमको लगने का चांस वो बढ़ते ही जाता है। अब जी। जब ऐसा चांस जब बढ़ता है, तो आपको पता है बैट्स में कोरोना वायरसेस है, बैट्स में नहीं, वो तो अलग अलग जानवरों में भी वो कोरोना वायरसेस रहते हैं। क्योंकि हम सब में जो रिसेप्टर है, S2 रिसेप्टर, जो हम बार बार सुनते हैं, जी। वो जानवरों में भी होता है, हम हमारे इसमें भी होता है। अब उसका फायदा लेके वो हर हर जिंदी चीज को इन्फेक्ट करने की वो कोशिश करते रहने वाला है। तो ये तो बात रहेगी ही कि कोरोना वायरस ये रहे या और कोई नया कोरोना वायरस आए, ये जी। आगे चल के आ सकता है। लेकिन जी। ये लर्निंग की प्रोसेस होती है। जी। हमने इतना खतरनाक माहौल देखा है, तो अब साइंटिस्ट को ये अंदाज आ रहा है कि हमको कोरोना वायरस के खिलाफ ना, या तो वैक्सीन निकाले, जो एक ही किस्म की वैक्सीन हो, सबको ब्लॉक कर दे, या ऐसे किस्म का ड्रग निकाले
कि जो अगर किसी को हो गया तो उससे उसको ये तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। तो वो दोनों की खोज करने में काफी ढंग से हम आगे जा चुके हैं। तो हमको ये उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद रह के कोई फायदा नहीं जी है। निगेटिव सोचना ये बराबर नहीं रहेगा, लेकिन जी कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन आज समझो, जो लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, वो नहीं होगा, वो अच्छी बात होगी। ये माइल्ड इन्फेक्शन है करके मुझे होने दो, ऐसा यानी सूली पे चढ़ने की, जो चलो मैं सूली पे चढ़ जाता हूँ, ये क्यों करना है? भले वो सूली पे चढ़ने के बाद में हर एक की मौत होगी, या वो फांसी का फंदा जो है वो टूटने वाला होगा, इसलिए मैं चलने जाऊं, ये सोचना शायद गलत रहेगा। ये जी करना नहीं चाहिए। जी सर, संक्रमण के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कब तक कम होंगे? और दूसरी और पहली लहर के बाद में हमने ये देखा था कि यह कहा जा रहा था कि जो अगली लहर आएगी वो बच्चों पर प्रभाव डालेगी बहुत खराब तरीके से। ये खराब तरीके से ये बच्चों को प्रभावित करेगी। इसको लेके हम देखते हैं कि सरकारों और जो स्थानीय संस्थाएं हैं, प्रशासन है, उसने बच्चों के ऊपर में बच्चों के इलाज को लेके बहुत ज़्यादा फोकस किया। अभी तक का एनालिसिस आपका क्या दिखाई पड़ता है? ओमिक्रॉन बच्चों को प्रभावित कर रहा है या बच्चों को वो सीवियर कर सकता है, या भविष्य में कोई नया वेरिएंट आएगा वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो भी वेरिएंट्स आएंगे उनके खिलाफ बच्चे जितना अच्छे ढंग से लड़ाई कर सकते हैं, ये कोविड के जितना अच्छा लड़ सकते हैं, उतना बड़ा हुआ इंसान जो एडल्ट्स होते हैं वो हम लड़ाई नहीं कर सकते। जी लेकिन इसका मायना ने लड़ाई करना यानी उसको भर्ती करने का चांस कम रहेगा एडल्ट्स के हिसाब से बच्चों में। जी लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि हमने इसको डरना नहीं है, क्योंकि अब जैसा अब समझे, अब मेरी उम्र समझ लीजिए 50 साल की होगी। अब अगर 50 साल की है तो मेरी जिंदगी बची कितनी होगी? समझ लीजिए 31 साल बची है। लेकिन छोटे बच्चों को जब बीमारी लगती है तो उनकी जिंदगी बच्चे वाली समझ लीजिए 70 साल की है। तो जी अगर थोड़े भी उसमें ये इन्फेक्शन होने की वजह से कोई अवयव या ऑर्गन उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको तो 70 साल झेलना पड़ेगा। जी तो बच्चों को बीमारी ना लगे, इसके लिए कोशिश करते जाना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार ने वो वैक्सीन लगाने की बात की। लेकिन हमको इस चीज की चिंता नहीं रहना है कि ये ओमिक्रॉन बच्चों में बहुत तीव्र रहेगा। एडल्ट्स के हिसाब से मुझे ऐसे नहीं लगता है कि बच्चों में ज्यादा तीव्र होगा। लेकिन हम सबको एहतियात बरतना, जो चीज हमको पूरी समझी नहीं है, क्योंकि 2 ही साल गुजर चुके हैं ये पैंडेमिक में। 2 साल के अंदर जितना समझ सकते हैं उसके लिए भरसक लोगों ने प्रयत्न किया है। लेकिन इसका मायना मुझे सारा का सारा कोविड समझा है ऐसा बोलना है, ये शायद वल्गना होगी या ये गलत बात होगी, ये हमने करना नहीं है। समय समय पे हम जब पैर रखते हैं तो फूक के जमीन के ऊपर पैर रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी सर, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कोविड के प्रोटोकॉल के पालन के लिए पाबंदियां लगाना बहुत ज़रूरी है? और ख़ास तौर से आपका सजेशन चाहेंगे या आपकी राय जानना चाहेंगे कि बच्चों के स्कूलों को जिस तरीके से बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है उसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि बहुत स्टडी ऐसी भी आई हैं कि स्कूलें बंद होने से बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं, वो उनमें मानसिक विकार बढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस लेने और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, या कमरों में लंबे समय तक अपने घरों में बंद रहने की वजह से। तो स्कूलों को खोले जाने को लेकर या ना खोले जाने को लेकर आपका मशवरा क्या रहेगा इस पर? नहीं, दो चीजें मैं बोलूंगा। हाँ, हमको दोनों पार्टीज को समझना पड़ेगा। जी जब लोग बोलते हैं सरकार जो है वो लॉकडाउन, कैलिब्रेटेड लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू ये कर रही है, ये गलत है। अरे लेकिन वो जो गलत है उनको भी समझता है कि उसका असर इकोनॉमी पे बहुत बुरा गिरता है। हाँ, जब आप कोई भी चीज करने जाएंगे तो जो रेस्ट्रिक्टिव जो अप्रोचेस होते हैं उसका
हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर काफी बुरा परिणाम होता है। लेकिन ये वो लोग क्यों कर रहे हैं? उनको ये दिखाई दे रहा है कि लोग जो सेकेंड डोज लेने के लिए आना है वो नहीं आ रहे हैं। अभी भी 100% लोगों को वैक्सीन मिली नहीं है। अभी भी लोग वैक्सीन रहते हुए भी लेने को अगर नहीं आ रहे हैं, जी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। बार बार बोल के भी लोग, जब ये शादी के व्यवहार होते हैं या कहीं कहीं इलेक्शन होता है, लोग बगैर किसी का सुने अपना वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल जाते हैं और वैसे फंक्शंस भी अटेंड करते हैं। जब ये ऐसी चीजें सरकार को भी दिखती है तो सरकार को भी डर लगता है। उनका भी काम क्या है? लोगों की जान बचाना है, उनको जितना सेफ रखना है करना है। हाँ, अभी लोगों की इच्छा क्या है कि चलो ये अगर स्कूल चालू हो गए तो बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी होगी। इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये बच्चों के ऊपर बुरा असर हो रहा है। इसको तो मानना है, ये तो जरूरी है। लेकिन हमको दूसरी बात भी समझना है। आज समझ लीजिए सरकार ने बोल दिया कि चलो मैं स्कूल पूरे के पूरे खोल देता हूँ, और हर रोज पेपर में न्यूज आना शुरू हो गया कि आज ये स्कूल में 70 लोगों को बीमारी लगी, उधर 50 लोगों को बीमारी लग गई। तो प्रेशर तो फिर सरकार के ऊपर भी रहेगा। जी लेकिन ये दोनों चीजें अगर मुझे होने नहीं देना है तो दोनों ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बताया तो आपको ये दिखेगा कि हम सही डिसीजन ले पाएंगे, स्कूल भी खोल पाएंगे। लेकिन वो स्कूल खोलते वक्त सारे स्कूल टीचर्स जो है, स्कूल का स्टाफ है, उनको 2 डोज वैक्सीन के मिले हैं वो देख लेंगे, क्योंकि वो खुद आगे आए वाले हैं। जो बच्चे थोड़े उम्र से बड़े हैं, जो अभी 15 से 18 में है, उन लोगों को वैक्सीन के डोसेजेस मिले हैं, ये भी हमने देखना है। वहां जाने के बाद में स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बच्चे पालन करते हैं और उसकी याददाश्त ना उनको ये करना है, ये पेरेंट्स बोलते हैं और खुद भी उसी ढंग से घर में व्यवहार करते हैं। यानी पेरेंट्स अगर उनके लीडर्स रहे एग्जाम्पल करके कि मेरे माँ बाप जो है वो बाहर जाते हैं तो और किसी से मिलते हैं तो वो मास्क डाले बगैर रहते नहीं, सेफ डिस्टेंस रखते हैं। ये अगर उनके सामने उदाहरण हम दे पाएंगे तो मुझे लगता है किसी को भी स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जी क्योंकि वो सारी चीजें हो जाएगी। हम्म, लेकिन हर एक ने ऐसा सोचा कि मेरे लिए कन्वीनियंट जो है वो आपने करना है, दूसरों ने, तो शायद इस किस्म का डिस्कॉर्डेंस हमको हम्म, दिखाई देगा। पर इसके स्कूल खोलने जाने के पक्ष में जो लोग तर्क दे रहे हैं उनका ऐसा तर्क है कि जब मॉल और बाकी सारी चीज़ें खुली हैं तो स्कूलों को आखिर क्यों बंद किया जा रहा है और बच्चों को शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, दूसरी लहर में हमने आपसे बात की थी, तब भी आपने ये चेताया था कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उन पर जो इलाज हो रहा है उसमें रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिस हो रही है, उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे और दुष्परिणाम दिखाई दिए भी। पर तीसरी लहर में हम ये देख रहे हैं कि आईसीएमआर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और वो इलाज किस तरीके से हो इसके प्रोटोकॉल को लेकर बार बार आईएमए और देश भर के जो डॉक्टर हैं उनसे अवगत करा रहा है। अब इसके लिए डॉक्टरों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि जो हमने स्थिति दूसरी लहर में देखी, जैसे रेमडेसिविर का बेजा इस्तेमाल हमने देखा और अब ये ऐसी स्थिति होगी कि रेमडेसिविर को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके की स्थितियां ना हो या कोई डॉक्टर अगर करना भी चाहे तो किस तरीके से आपका मार्गदर्शन रहेगा कि रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिस ना हो जिससे लोगों की जान जो है वो जोखिम में ना जाए। मैं इसमें दोनों चीजें बोलूंगा। ये आम आदमी को भी मालूम रहना चाहिए, क्योंकि उसने डिमांड गलत नहीं कर रहा है, जी और डॉक्टर ने भी गलत व्यवहार नहीं करना है। हाँ, अब इसमें क्या क्या फर्क होता है आप देखें। ओमिक्रॉन की वजह से ये जो बीमारी फैल रही है उसमें आपको सीटी स्कैन नहीं करना है। हाँ, आप डायग्नोसिस करे तो सीटी स्कैन कर रहे थे, अलग अलग किस्म के ब्लड टेस्ट कर रहे थे, वो करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को मालूम रहना बहुत जरूरी है। ये किन में करना चाहिए करने की जरूरत पड़ी तो कि जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है, जो उम्र से 65 से ऊपर साल के हैं, उन लोगों में जब हम ओमिक्रॉन भी देखे तो थोड़ी सतर्कता रखने के लिए
उनको डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि आगे चल के मैनेज भी करना पड़ता है। अब दूसरा सवाल, क्या इसमें अलग अलग बहुत महंगी वाली दवाइयां देने की जरूरत है? नहीं ना। आप देखिए, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल रही थी, जी तो एक वायल 70,000 की, यानी टोटल ना आपको जो खर्चा हो रहा था वो लाखों में जा रहा था। उसको अगर दिया तो वो डेल्टा में असरकारक थी। लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेना नहीं है। यानी कोई भी अगर डॉक्टर भी बोले, या मरीज आके डॉक्टर को कहे कि मुझे मेरा मेरा जो ये पेशेंट है इसके ऊपर जो चाहिए वो करिए ना, जितना पैसा खर्चा होगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने वो लाखों की जो दवा है वो दी तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जो मरीजों को, यानी हम पहले क्या बोलते थे कि स्टेरॉइड अगर देना है तो स्टेरॉइड उन्हीं लोगों को देना है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत गिरती है। जी तो हमको सबको, डॉक्टर्स को भी वही याद रखना है, मरीजों को भी याद रखना है कि आप कोई जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए और उसने अगर समझो आपको दवाई दी, तो आपने भी पूछना है कि कौन सी दवाइयां है, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा समझा के बोलेंगे क्या? अगर ये माइल्ड इन्फेक्शन है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो उसमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने की कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमने ना उसको डिमांड करना है, ना वो डॉक्टर ने भी उसको प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन एज अ कंज्यूमर ऑफ हेल्थ आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप डॉक्टर से पूछे कि आप कौन सी दवा दे रहे हैं, इसमें क्या है। जी तीसरी बात हमको समझना है कि अननेसेसरीली ना लोग क्या करते हैं, रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी के तौर पे जो रिसर्च आ चुकी है उसमें हमको एक क्या पता चल रहा है कि जो मरीज, जिसको समझ लीजिए डायबिटीज बहुत है या ट्रांसप्लांट का मरीज था ना, इन लोगों में अगर ओमिक्रॉन भी हुआ तो ओमिक्रॉन बहुत आगे जाके बढ़ के उसमें सीरियस डिसीज ना हो, उसके लिए लेकिन रेमडेसिविर 3 दिन के लिए हम इस्तेमाल करना। पहले 5 दिन लक्षण आने के बाद में 5 दिन के अंदर 3 डोज रेमडेसिविर के देना, ये फायदेमंद होता है। इसके भी खोज हो चुकी है। तो उन्हीं लोगों में, सब ओमिक्रॉन के लोगों को रेमडेसिविर देने की जरूरत नहीं। यानी अगर 100 लोगों को बीमारी अगर हो जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि जिन लोगों में लक्षण जो है, बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो क्रॉनिक मॉर्बिडिटी का पेशेंट है और वो पैसा खर्चा करने के लिए वो तैयार है। उन लोगों में हमको ये रेमडेसिविर 3 दिन देना ये ठीक रहेगा ऐसे लगता है। जी और सबसे बड़ी बात, अभी गोलियां आ चुकी है मॉलनुपिराविर की। अब ये मॉलनुपिराविर की जो गोली है, ये देखे तो वो सस्ती है और हम्म वो गोली घर में बैठ के खाने वाली है। तो अक्सर लोगों में ये भी टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि ये गोली नहीं आई है, इसकी वजह से 30% लोगों को फायदा होता है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। इस चीज की चर्चा बहुत हो रही है और उसका इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। जी लेकिन हमको दो चीजें समझना है इसमें। मॉलनुपिराविर लेना, हाँ, इन लोगों को देनी चाहिए जिनको, जिनकी हाई रिस्क प्रोफाइल है। हाई रिस्क प्रोफाइल यानी बहुत क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है या बहुत ज्यादा उम्र है, हम्म, उन लोगों में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 दिन गोली लेना है करके। लेकिन इसका इस्तेमाल हर मरीज जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है उसको ये देना, ये सही नहीं है। दूसरी बात हमको एक समझना है कि कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि एक पेशेंट घर में निकला, हाँ, उसको भी मॉलनुपिराविर देना है, और अब दूसरों को भी बीमारी लग चुकी होगी, वो आपको बीमारी न बने इसके लिए एक्सपोजर हो गया करके, पोस्ट एक्सपोजर रोकने के लिए बीमारी होने से उनको मॉलनुपिराविर दिया जा रहा है। ये भी गलत बात है, ये हमने करना नहीं है। हमको शांत रहना है। अगर हम सब न डिमांड करें और न डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब करें, तो हमको ये लहर का सामना सिर्फ ना पैरासीटामोल खा के
न सिर्फ कफ एक्सपेक्टोरेंट लेके या ज्यादा से ज्यादा एंटी हिस्टामिनिक लेके हम कर पाएंगे। एक अक्सर देखा जा रहा है, लोग विटामिन की गोलियां, दुनिया के विटामिन की गोलियां ले रहे हैं। जी वो भी अच्छी बात नहीं है, उसकी जरूरी है ही नहीं है। हम अगर 2 निवाले घर में सही ढंग के खाते हैं तो आपको बाहर से विटामिन लेने की कोई जरूरी नहीं होती है। और उसका भी दुष्परिणाम हमने पहले 2 वेव्स में देखा है। तो चूंकि ये बीमारी न लगने के लिए मैं ये विटामिन की गोलियां खाता हूँ, या बीमारी लगने के बाद में बहुत विटामिन से लोड करता हूँ, हाँ, ये करना गलत है। और सबसे आखिरी बात मैं एक ही बोलूंगा, मुझे पता है मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्ची बात बोलता हूँ, कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि जो लेने के बाद में मुझे बीमारी नहीं होगी। ये मेरे शरीर की प्रतिकार शक्ति एकदम स्ट्रांग बनाएगी और मुझे बीमारी नहीं होगी। ऐसे बनाने वाली कोई दवा नहीं है। कोई भी ऐसी चीजों के ऊपर भरोसा मत रखो, ये बीमारी भी चले जाएगी। हम सब साथ मिलके अगर कुछ सही ढंग से बर्ताव करें तो शायद ये कोरोना का जो बुरा असर हमको पिछले 2 साल में दिखा है वो खत्म होते हुए नजर आएगा। क्या पूर्व में सर जो गलत मेडिकल प्रैक्टिस हुई उसका दुष्परिणाम हमें आगे देखने को मिल सकता है, बड़े संक्षेप में? बिल्कुल मिल सकता है। जैसा आपने देखा, स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। जी तो हम जो चलते हैं ना, तो हमारे हिप जॉइंट जो होता है, वो हिप जॉइंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल करने की वजह से कई लोगों को ये हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। यानी जी वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की नौबत आई। ये क्यों हुआ? स्टेरॉइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से वो म्यूकर माइकोसिस, जिसकी वजह से वो आंख निकाल के फेंकने की नौबत आ रही थी, जी वो भी वो भी तो गलत दवा देने से गलत उसके जो परिणाम है उसको देखना पड़ा। लेकिन ये सारी चीजें हम टाल सकते हैं। लोगों ने भी समझना है, नहीं सो डिमांड नहीं करना है। डॉक्टर क्या दे रहा है उससे पूछना है। और डॉक्टर अक्सर आप देखेंगे कि उसको सही दवा देने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब डिमांड ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, तो वो कई कई बार उसको प्रेशर के अंदर आके वो दूसरी दवाइयां भी देने की कोशिश करता है। ये टालना बहुत जरूरी है। सर आप हमारे साथ जुड़े और कोविड का जो थर्ड वेव है उसको लेके आपने इतनी जानकारी दी, ओमिक्रॉन को जानकारी दी, किस तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, नागरिकों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जो जानकारी दी है, कोविड की जो तीसरी लहर है उसमें हमारे जो आम लोग हैं उनके मन में कई तरह के सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब आपने दिया होगा और आपने हिम्मत दी और आपने ये बताया कि किस तरीके से नियमों का पालन होना चाहिए और किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।